नमस्कार। क्या कभी आपने सोचा है कि एक विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े पूरे देश की सियासत का आईना कैसे बन सकते हैं? आज हम उत्तर प्रदेश के तरबगंज की जमीनी हकीकत और उसके आंकड़ों में गहरे उतरेंगे, ये समझने के लिए कि जीत और हार के पीछे सिर्फ वोट नहीं होते, बल्कि असरदार शासन का एक पूरा खाका, एक ब्लूप्रिंट छिपा होता है। तो ये है तरबगंज, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक विधानसभा। इसकी जमीन जितनी उपजाऊ है, उतनी ही यहाँ चुनौतियां भी हैं। हमारा पूरा विश्लेषण आज इसी धरती और यहाँ के लोगों की उम्मीदों पर टिका होगा। तो हमारा आज का सफर इन 6 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम तरबगंज की जमीन की हकीकत से शुरू करेंगे, फिर 2022 के जनादेश को समझेंगे और फिर आंकड़ों की एक एक परत हटाते हुए एक ऐसे ब्लूप्रिंट तक पहुंचेंगे जो सिर्फ चुनाव लड़ने का नहीं, बल्कि जनता की सेवा करने का रास्ता दिखाता है। चलिए पहले हिस्से में चलते हैं। किसी भी जगह की राजनीति को समझने का रास्ता वहां के लोगों के आंगन, उनके खेत और बाजार से ही गुजरता है। जब तक हम उनकी रोज की मुश्किलों को नहीं समझेंगे, हम चुनावी नतीजों की पहेली को कभी नहीं सुलझा सकते। तरबगंज में अगर आप किसी से भी बात करें तो 2 शब्द बार बार सुनाई देंगे: बाढ़ और सांड। घाघरा नदी की बाढ़ हर साल आती है, फसलों को तबाह कर देती है, और जो कुछ बचता है उसे आवारा पशुओं का झुंड, जिसे यहां सांड कहते हैं, वो खेतों को रौंद देता है। ये यहां की सबसे बड़ी, सबसे सीधी समस्याएं हैं। और इन्हीं जमीनी मुश्किलों का नतीजा है एक बहुत बड़ा बदलाव। यहाँ का वोटर अब बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों की बहसों से थक रहा है। उसका ध्यान अब सिर्फ काम और कर्म पर है। मतलब जमीन पर क्या काम हुआ और कौन सी कल्याणकारी योजनाएं उस तक पहुंची। उसे अपनी जिंदगी में ठोस सुधार चाहिए। और यहीं पर हमारे संविधान में दिए गए सम्मान से जीने के अधिकार का असली मतलब सामने आता है। हर नागरिक का हक है कि उसकी बात सुनी जाए, उसके असल मुद्दों पर काम हो। जानकारी के साथ की गई एक जिम्मेदार बहस ही तो लोकतंत्र की असली नींव है। तो चलिए अब आते हैं सीधे आंकड़ों पर। देखते हैं कि 2022 के चुनाव में तरबंज ने क्या फैसला सुनाया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 53,690। ये सिर्फ एक जीत का अंतर नहीं है, ये एक राजनीतिक खाई है। इतना बड़ा जनादेश आखिर कैसे मिला? इसके पीछे की कहानी क्या है? ये चार्ट कहानी को और भी साफ कर देता है। देखिए, बीजेपी उम्मीदवार को मिले करीब करीब 60% वोट, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को लगभग 34%। मतलब मुकाबला एक तरफा था। तो ये तो बात हुई कि क्या हुआ। अब समझते हैं कि ये क्यों हुआ। चलिए इस जनादेश की चीर-फाड़ करते हैं और देखते हैं कि वोटरों के किन समूहों ने इस नतीजे को ये शक्ल दी। यहां के समीकरण को समझना जरूरी है। बीजेपी का एक पारंपरिक आधार है ब्राह्मण और राजपूत वोट। वहीं समाजवादी पार्टी का मुख्य आधार यादव और मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन चुनाव का फैसला अक्सर वो वोटर करते हैं जो बीच में होते हैं, यानी अनुसूचित जाति और गैर यादव ओबीसी समुदाय। यही वो स्विंग वोट हैं जो किसी भी तरफ जा सकते हैं। लेकिन 2022 के चुनाव में जो सबसे निर्णायक मोड़ आया, वो था बहुजन समाज पार्टी के वोट शेयर का लगभग पूरी तरह से ढह जाना। ये चार्ट देखिए, ये अपने आप में एक पूरी राजनीतिक कहानी है। 2017 में बीएसपी के पास लगभग 15% का एक मजबूत वोट शेयर था, और सिर्फ 5 साल बाद 2022 में ये सिमटकर 2% से भी कम रह गया। ये जो एक बड़ा वोट बैंक बिखरा, वो एक मजबूत विकल्प की तरफ गया, और इस मामले में वो बीजेपी थी। यही उस विशाल जीत के अंतर का सबसे बड़ा कारण बना। अब जरा और पीछे चलते हैं। 2022 का नतीजा कोई एक रात में हुई घटना नहीं थी। ये पिछले एक दशक से चल रहे एक बहुत बड़े बदलाव का नतीजा था। ये टाइमलाइन पूरी कहानी कहती है। 2012 में देखिए, लड़ाई कई पार्टियों में बटी हुई थी और समाजवादी पार्टी सिर्फ 28% वोट लेकर जीत गई। 2017 में बीजेपी की लहर ने वोटों को एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया और वो 50% तक पहुंच गई। और 2022 तक आते आते लड़ाई सीधी हो गई, बीजेपी बनाम सपा, और इसमें बीजेपी ने लगभग 60% वोट हासिल किए। तो इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है, खेल के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। जहां 2012 में कोई भी पार्टी थोड़े वोटों के अंतर से जीत सकती थी, वहीं आज जीतने के लिए आपको एक बहुत बड़ा, एक व्यापक बहुमत वाला गठबंधन बनाना ही होगा। तो हमने अब तक समस्या को समझा, आंकड़ों को परखा, लेकिन सिर्फ विश्लेषण काफी नहीं है। सवाल यह है कि अगर किसी को इस मजबूत किले को चुनौती देनी है तो उसका रास्ता क्या है? इन आंकड़ों के आधार पर एक असरदार ब्लूप्रिंट कैसा दिखना चाहिए?
इसे हम एक 4 सूत्रीय सिद्धांत या चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। इसमें 4 चीजें हैं: चुनावी रणनीति, संगठन का पुनर्निर्माण, एक सही कहानी यानी नैरेटिव गढ़ना और संसाधनों का सही इस्तेमाल। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहले 2 स्तंभ हैं, चुनावी रणनीति और संगठन। रणनीति साफ होनी चाहिए, उन वोटरों तक पहुंचे जो चुनाव का फैसला करते हैं, यानी स्विंग वोटर्स। दूसरा, सरकार के उन वादों पर ध्यान दें जो पूरे नहीं हुए। और सबसे जरूरी, कोई भी रणनीति हवा में काम नहीं करती, जमीन पर कार्यकर्ता चाहिए। मतलब बूथ लेवल से पार्टी को फिर से खड़ा करना होगा और स्थानीय युवाओं की एक नई टीम तैयार करनी होगी। और आखिरी 2 स्तंभ, कहानी और संसाधन। आपकी कहानी क्या है? वो कहानी बड़ी बड़ी बातों की नहीं बल्कि लोगों की रोज की जिंदगी से जुड़ी होनी चाहिए। बाढ़, नौकरी, सड़क। आपका उम्मीदवार एक नेता नहीं बल्कि एक सेवक दिखना चाहिए। और जब हम व्हाट्सएप जैसे डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं तो नागरिकों की प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान करना सबसे जरूरी हो जाता है। भारत का डीपीडीपी कानून भी इसी बात पर जोर देता है। सही जानकारी सही तरीके से पहुंचाना ही विश्वास बनाता है। अब हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। इन सभी आंकड़ों, सभी रणनीतियों को वापस उस एक लक्ष्य से जोड़ते हैं, जो है जनसेवा और असरदार शासन। तो इस पूरे विश्लेषण से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? सीख ये है कि चुनाव वोटिंग के दिन नहीं जीते जाते। वो वोटिंग से बहुत पहले महीनों और सालों की लगातार मेहनत से, जमीन पर डेटा के आधार पर किए गए काम से जीते जाते हैं। और आखिर में बस इस एक विचार को याद रखिए, डेटा आपको नक्शा तो दे सकता है, लेकिन सफर वो तो जमीन पर लोगों के साथ ही तय करना पड़ता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। mgr@blueprintstrategies.ai पर या 0800 4204 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक मकसद,